तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका टॉपिक नंबर 4 है, वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ जान लो, यहाँ मैं बताऊँगा सिर्फ पॉइंटर नोट्स में। डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, वहीं आपको नोट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ से आप क्या समझते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। पब्लिक लॉ जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लॉ कहा जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो भी पब्लिक लॉ है। इवन इंटरनेशनल लॉ भी पब्लिक लॉ कहा जाता है। और जो आपका क्रिमिनल लॉ है वो भी पब्लिक लॉ कहा जाता है। अगर हम प्राइवेट लॉ की बात करें तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हो, है ना, वो प्राइवेट लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, ये जो है ये सब प्राइवेट लॉ हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। अब आपको अंतर समझ आ रहा है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ का। आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पब्लिक बॉडी फ्रेम करती है, दैट मीन्स पब्लिक एजेंसीज बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एजेंसीज के फंक्शन को रेगुलेट करता है। पब्लिक एजेंसीज के कंडक्ट को रेगुलेट करेगा। ऐसा लॉ जो होता है वो पब्लिक लॉ कहलाता है। पब्लिक लॉ का जो रिलेशन है वो स्टेट का रिलेशन होता है ना। जब भी हम पब्लिक लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पार्टी जो है वो स्टेट होगी। स्टेट का रिलेशन स्टेट से हो सकता है और स्टेट का रिलेशन नेचुरल पर्सन से भी हो सकता है। मगर पब्लिक लॉ जो है वहाँ हमेशा एक पार्टी स्टेट होती है। आपके यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट बनाता है। तो जितनी भी पब्लिक बॉडीज़ हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो ऐसे जितनी भी बॉडी फ्रेम होती हैं जहाँ पे उसके फंक्शंस लिखे जाते हैं, जहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता है, वो जो लॉ होगा वो पब्लिक लॉ होगा। देखिए, पब्लिक लॉ में सबसे खास बात ये है कि यहाँ एक पार्टी स्टेट होगी। जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो स्टेट के रिलेशनशिप डेवलप होंगे, चाहे इंडिविजुअल के रिलेशन डेवलप हो रहा हो या चाहे लीगल पर्सन के रिलेशन डेवलप हो रहा हो। तो जो रिलेशन डेवलप होगा वो स्टेट का होगा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, ये सब पब्लिक लॉ के लिए काम करती हैं, है ना। ये सारी बॉडीज़ क्या हैं, ये सब पब्लिक लॉ हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ सारी कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है। अगर इस वर्ड को अलग करूं तो इंटर प्लस नेशनल, तो ये नेशंस के बीच जुड़ा है इंटरनेशनल लॉ। द लॉ बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल लॉ स्टेट के रिलेशंस को मेंटेन करता है। अब आपका है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉस में जो बेसिक पावर है, जो बेसिक अथॉरिटी है, वो पुलिस है। पुलिस जो है ये पब्लिक बॉडी है। आप एफआईआर करते हैं तो ये पार्ट है क्रिमिनल लॉ का। कोर्ट की जो पावर है वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, क्रिमिनल लॉ में आती हैं। तो इस तरह से ये सारे लॉस पब्लिक लॉ हैं। अगर आपको पब्लिक लॉ को डिस्क्राइब करना है तो क्या लिखोगे। पब्लिक लॉ क्या है, डिटरमाइन द नेचर एंड रेगुलेट द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आप लिख सकते हो पब्लिक लॉ क्या है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट, द वंस रिलेशन बिटवीन लीगल पर्सन एंड द गवर्नमेंट। पब्लिक लॉ क्या करता है, गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक बॉडीज टुवर्ड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। पब्लिक लॉ क्या इंश्योर करता है, पब्लिक लॉ इंश्योर दैट द पब्लिक बॉडी एक्ट लॉफुली। पब्लिक बॉडी लॉफुली काम करे, वो कौन इंश्योर करता है, पब्लिक लॉ इंश्योर करता है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो पब्लिक लॉ के अंदर। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए थे वो भी आप लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है। आप चाहो तो अपने आप से आंसर फ्रेम कर सकते हो, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, तो वहाँ पे आप लोग ऐड होइए। वहाँ पे आपको टोटली डिस्क्रिप्टिव नोट दूंगा, ठीक है। पर मेरा मानना है कि आप अपने आप से भी आंसर फ्रेम करिए। आई थिंक आपको पब्लिक लॉ समझ आया होगा। तो इसी के अपोजिट है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या करता है? प्राइवेट लॉ में जो रिलेशंस हैं वो पर्सन टू पर्सन होता है। प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के रिलेशंस की बात करता है, मगर हमें ध्यान रखना होगा ये प्राइवेट लॉ क्या है? पर्सनल लॉ है ना। तो पर्सनल लॉ किससे डिनोट कर रहा है? ये इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है। अब वो केवल इंडिविजुअल को ही डिनोट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। जब हम पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पर्सन टू पर्सन होगा वही पर्सनल लॉ है। और ये जो पर्सनल लॉ है ये पर्सन को भी डिनोट करता है, इंडिविजुअल को भी डिनोट करता है, और कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल को भी डिनोट करता है। सोसाइटी में कई कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपके हिंदू फैमिली लॉ में जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी इंडिविजुअल कहलाएंगे, है ना। देखिए एक और चीज ध्यान रखना, प्राइवेट लॉ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी रेगुलेट करता है। द टर्म प्राइवेट हेयर डिनोट्स इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और यूनाइट इंडिविजुअल्स बट नॉट द होल स्टेट, है ना। पूरे राज्य को शामिल नहीं करता है ये। द प्राइवेट लॉ डिटरमाइंस द इंटर रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। और हमने आपको बता ही दिया कि इंडिविजुअल्स में क्या क्या आते हैं। इंडिविजुअल में एक तो इंडिविजुअल आते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं और यूनाइट इंडिविजुअल भी आते हैं, ठीक है। द प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल टू द प्राइवेट राइट्स अगेन द पब्लिक। इसका क्या मतलब है? ये तो आप जान ही गए कि प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के बीच रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है, और इंडिविजुअल क्या क्या है ये भी आप जान गए। प्राइवेट लॉ एक काम और करता है, ये इंडिविजुअल्स के राइट जो हैं वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और कई बार इंडिविजुअल के राइट जो हैं पब्लिक के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मैंने लिखा है द प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल टू द प्राइवेट राइट अगेंस्ट द पब्लिक। ओके, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उसे भी प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में बेसिक रूल्स हैं, लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ा होगा तो उसमें आपने इंडemnity, बेलमेंट ये सब पढ़ा होगा। आपने वहाँ देखा होगा बेलर के राइट्स अलग हैं, बेली के राइट्स अलग हैं। तो जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर के अगेंस्ट है ना, और जो बेलर के राइट्स हैं वो बेली के अगेंस्ट हैं। तो ये जो राइट है ये एक इंडिविजुअल के राइट एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। तो प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी राइट को प्रोटेक्ट करता है और पब्लिक के अगेंस्ट भी राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो एक और चीज जो प्राइवेट लॉ होता है, द प्राइवेट लॉ ट्राइज टू सिक्योर जस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट या फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द रेमेडी इन प्राइवेट लॉ आर ऑफ अ पेक्यूनरी और मॉनेटरी नेचर। इसका क्या मतलब है और समझते हैं। मैंने पीछे ही बताया प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा सेकंड वाला, तो उसमें बेली का कंसेप्ट पढ़ा है आपने। अगर बेलर ने अपनी कोई चीज़ बेली को दी है, अगर बेली उन गुड्स का
मिसयूज़ करता है या ख़राब करता है तो बेली को कंपनसेट करना पड़ता था। शायद आपको ये चीज़ याद हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है कि प्राइवेट लॉस में जो आपको रेमेडीज़ मिलती हैं वो कंपनसेशन आपको मॉनेटरी फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक लॉ में क्या है, अगर कोई पर्सन बहुत बड़ा क्राइम करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट में आपको जेल हो सकती है, अगर बहुत बड़ा क्राइम किया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या हैंग टू डेथ भी दे सकते हैं, यानी फांसी पे लटका सकते हैं। तो पब्लिक लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी को मार दिया और पैसे देकर कंपनसेट करके मामला निपटा लो। वहाँ बाकायदा आपको पनिशमेंट मिलेगी। कहाँ पे? पब्लिक लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लॉस में क्या होता है, अगर आपने किसी का कोई नुकसान कर दिया या छोटा मोटा क्राइम कर दिया तो यहाँ मोस्टली ये देखा जाता है कि पेक्यूनरी वैल्यूज़ में ही आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है। द पार्टी हु हैज इन्फ्रिंज द लॉ नीड्स टू पे सम अमाउंट ऑफ कैश टू द इंजर्ड पार्टी एंड नॉट टू द स्टेट एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स। स्टेट को नहीं देना पड़ता है, इंडिविजुअल के बीच में ही ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लॉ का मतलब क्या होता है? प्राइवेट लॉ का मतलब होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है इंडिविजुअल के बीच में, है ना। और अगर आप प्राइवेट लॉ के अंदर कोई भी लॉस को इन्फ्रिंज करते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा इन मॉनेटरी वैल्यू। तो मैंने आपको प्राइवेट लॉस के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, और मैंने बताया था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे लॉस को तोड़ते हो तो आपको अदर पार्टी को कंपनसेशन करना पड़ता है। अगर आपको पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ का एम लिखना है तो क्या लिखोगे? देखो, पब्लिक लॉ का एम होता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो चीज़ें सोसाइटी को अफेक्ट करेंगी, है ना। सोसाइटी एज अ होल का कंसेप्ट है ये। वहीं पे अगर हम प्राइवेट लॉ देखें तो प्राइवेट लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट। आई होप आपको पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया होगा। तो जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया अभी, ये मैंने पढ़ाया पॉइंटर नोट्स में, और अगर आप इसको अपने मन से समझ के अगर आप अपने आप से आंसर फ्रेम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा फ्रेम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएं, वो आप पढ़ लें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड हुइए, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो हम बात करने वाले हैं क्या है सब्सटेंटिव लॉ और क्या है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? फॉर एग्जांपल, जो आप बीएनएस पढ़ रहे हो यानी भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो, वो क्या है? वो सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन बीएनएस सब्सटेंटिव लॉ कैसे है? देखिए, जब कोई भी मसला होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए, लॉ जो है वो एक्ट को रेगुलेट करता है, ये आप जानते हैं। लॉ जो है वो एक्ट को रेगुलेट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ये बात तो आप जानते होंगे, है ना। लॉ जो है वो आपको रेगुलेट करता है, जैसे मैंने कहा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो बीएनएस कब लागू होता है? आपने कोई काम किया और मान लो वो बीएनएस के अकॉर्डिंग क्राइम था, तभी तो आपके ऊपर जो है बीएनएस लागू होगी, है ना। तो बीएनएस आपको क्या बता रहा है? ये आपको कॉज ऑफ एक्शन बता रहा है, या फैक्ट इन इश्यू बताता है। भाई कौन सा मुद्दा था, कौन सी बात थी, कौन सा फैक्ट था जिस पे जो है इशू शुरू हुआ, जिस पे लॉ शुरू हुआ, वही बीएनएस बताता है हमें।
कि मर्डर हुआ था या डकैती हुई थी या लूट हुई थी, तो उसी ने बताया ना कि किस मुद्दे पे विवाद शुरू हुआ। ये जो विवाद है ये किस मुद्दे से शुरू हुआ है, उसका मसला क्या है, वो बीएनएस बताता है और कॉज ऑफ एक्शन बीएनएस बताता ही है। और साथ ही साथ रेमेडी भी बताता है कि भाई अगर चोरी हुई है तो क्या होगा, जिसने चोरी की है उसको जुर्माना होगा या उसको पनिशमेंट होगी। कोई प्रॉपर्टी आपकी थी वो चोरी नहीं होनी चाहिए थी, दैट मीन्स यहाँ पे राइट इन्फ्रिंज हुए और ड्यूटी जो है वो ब्रीच हुई। भाई हमारी ड्यूटी क्या है कि दूसरी की प्रॉपर्टी में हाथ न डालें। अगर आप कहीं के सिटीजन हैं तो आपकी ड्यूटी है कि हार्मनी बनाए रखें। हार्मनी बनी रहेगी तो मारपीट नहीं होगी, लूट तो नहीं होगी, डकैती तो नहीं होगी। देखिए, जहाँ राइट और ड्यूटी की बात हो रही हो और उसके ब्रिज होने पे रेमेडी की बात हो रही हो, तो जितने भी ऐसे लॉस हैं वो हर लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। क्योंकि राइट और ड्यूटी जो है वही आपकी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सब्सटेंटिव है। सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा सब्सटेंटिव है वो आपके राइट हैं। और जहाँ आपके राइट की बात हो रही है, अगर राइट के इन्फ्रिंज यानी उल्लंघन होने पे उसकी रेमेडी की बात होगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप पढ़ चुके हो वो क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। तो जितने भी ऐसे लॉस हैं जहां राइट और ड्यूटी की बात होती है वो सब लॉ सब्सटेंटिव लॉ होंगे। और हर सब्सटेंटिव लॉ के बीच की जो यात्रा है यहाँ जो है वो प्रोसीजरल लॉ होता है। फैक्ट इन इश्यू से लेकर रेमेडी तक की जो यात्रा है, देखिए सब्सटेंटिव लॉ तो आपको बता देगा कि ये मुद्दा है और इससे ये होता है, मगर होना कैसे है ये बात बताएगा प्रोसीजरल लॉ। अगर कोई मुद्दा क्रिमिनल है, फैक्ट इन इशू है, तो वो सीआरपीसी से डील करेगी और कॉज ऑफ एक्शन है वो सीपीसी से डील करेगी। ओके, एक चीज़ है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस भी होता है प्रोसीजरल लॉ, बट कई लोग इसको मानते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ भी होता है। देखिए, ये जो आपके जितने भी प्रोसीजरल लॉ हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या क्या बताता है, प्रोसीजरल लॉ बताता है, मान लीजिए आपका कोई इशू हुआ है तो वो ये बताता है कि कहाँ जाना है, यानी वेयर टू गो, कि कोर्ट में जाना है, तो ये सारी बातें कौन बताएगा, प्रोसीजरल लॉ बताएगा। और कैसे जाना है, हाउ टू गो, ये भी प्रोसीजरल लॉ बताता है। और उसके बाद निर्णय जो है जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, ये भी चीज़ प्रोसीजरल लॉ बताता है। मगर जजमेंट का ग्राउंड क्या होगा, यानी बेस क्या होगा, बेस वो वाला बेस नहीं जो बेबी को बेस पसंद है, ये अलग बेस की बात हो रही है। देखिए, प्रोसीजरल लॉ आपके यहाँ बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जैसे SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट ये कहता है कि ये सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है। वो राइट की भी बात करता है और रेमेडी की भी बात करता है और कुछ स्पेशल प्रोविजंस की भी बात करता है। SC/ST एक्ट पे जो राइट है उनका जो ब्रीच होता है उसमें जो कॉसेस का नेचर है वो भी वही बताता है। गिरफ्तारी का पैटर्न भी वही बताता है। जमानत का कब मिलेगी वो भी SC/ST एक्ट बताता है। मैक्सिमम चीज़ें SC/ST एक्ट बता देता है। मगर जो ग्राउंड ऑफ जस्टिस है, ग्राउंड ऑफ जस्टिस एक ही एक्ट बताता है, वो है एविडेंस, है ना। तो एविडेंस फैक्ट तैयार करता है, तो फैक्ट के आधार पे ही जजमेंट दिया जाता है। ये केवल वो फैक्ट तैयार करता है जिस फैक्ट के आधार पर डिसीजन होता है या जिस फैक्ट के आधार पर जस्टिस दिया जाता है। इसीलिए एविडेंस को सेंटर पार्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। अगर सब्सटेंटिव लॉ में एक लाइन बताऊं तो द लॉ विच डिफाइंस, डिटरमाइंस, क्रिएट एंड रेगुलेट द राइट्स। जो भी लॉस हैं वो डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं राइट्स। जहां राइट्स की बात होती है, मैंने पीछे भी बताया कि सब्सटेंटिव लॉ फैक्ट इन इशू और कॉज ऑफ एक्शन बताता है। मैंने पीछे बताया था कि प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है, वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, कहाँ जाना है और कैसे कोर्ट जाना है। ठीक है, कोई इशू अराइज हुआ
तो सीपीसी या सीआरपीसी बताएगा कि कहाँ जाना है। अगर कोई सिविल मैटर है तो सीपीसी बताएगा कि सीधा कोर्ट जाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का मसला है तो यहाँ पे जाइए, अगर इससे ऊपर मसला यहाँ जाइए। यानी सीपीसी कहता है कि कोई मसला हो तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मुद्दा है क्रिमिनल, तो सीआरपीसी बताता है कि पहले पुलिस के पास जाएंगे फिर कोर्ट जाएंगे। देखिए, अपराध दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो एक में आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और क्रिमिनल में आपको पुलिस के थ्रू ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में जजमेंट होता है, तो प्रोसीजरल लॉ बताता है कि जजमेंट कैसे लिखा जाएगा। जजमेंट जो लिखा जाएगा वो किसके आधार पर लिखा जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ में जो रेमेडी बताई गई होगी उसके आधार पे लिखा जाएगा। तो प्रोसीजरल और एविडेंस सेंटर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो। सेंटर रोल प्रोसीजरल लॉ प्ले करता है और इसमें मेन सेंटर एविडेंस है ना। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जो एविडेंस है वो सब्सटेंटिव लॉ है, कुछ कहते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन देखा जाए तो एविडेंस जो है वो प्रोसीजरल ही है और एविडेंस जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ जस्टिस का रोल प्ले करता है, ठीक है। और SC/ST एक्ट मैंने पीछे बताई दिया आपको, उसका पॉइंट आप ले सकते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में हमने पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ पढ़ लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ क्या है ना। इंटरनेशनल लॉ इंटर प्लस नेशनल से बना है, जो नेशंस के बीच में है ना, बिटवीन द नेशंस। इंटरनेशनल लॉ बिटवीन द नेशन काम करता है। इसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंट्रीज़ हैं और नेशनल लॉ के लिए जो सब्जेक्ट्स क्या हैं, नेशनल लॉ जो अप्लाई होता है वो अपने नेशंस पे अप्लाई होता है। वहीं जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें जो रूल्स हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं, वो कंट्रीज़ पे लागू होते हैं, है ना, स्टेट पे लागू होते हैं। एक बात समझिएगा कि इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीज़ को स्टेट बोलते हैं। एक बात कही जाती है इंटरनेशनल लॉ के लिए कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये किस पे बेस्ड होता है, आपके जो एग्रीमेंट्स हैं और कन्वेंशन हैं और जो ट्रीटीज़ हैं। बेसिकली जब दो नेशन आपस में एग्रीमेंट करें, या जो एक संस्था है UN, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मान लो UN ने कोई कन्वेंशन पास किया, उसने कहा सभी राष्ट्रों को ऐसा करना है और उस कन्वेंशन को साइन करने के लिए नेशन से कहे, यानी हर नेशन कहे कि आपने जो बात कही है हम उससे राजी हैं, हम उस पे काम करेंगे। आप देखते हैं जो इन्वायरमेंटल लॉ का डेवलपमेंट हुआ वो 1972 के बाद हुआ, है ना। 1972 में एक कन्वेंशन आया था इंटरनेशनल लॉ में कि जो इन्वायरमेंट है उसके नियम भी अलग अलग बनेंगे, है ना। और उस कन्वेंशन को जब सभी राष्ट्रों ने साइन किया 1972 में, उसके बाद से आपने लॉस बनाए, चाहे वाटर पोल्यूशन एक्ट हो, चाहे एयर पोल्यूशन एक्ट बना हो, चाहे आपका नॉइस पोल्यूशन एक्ट बना हो, ये सारे एक्ट जो हैं 1972 के बाद ही आए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो एक्ट है ये बहुत पहले से था मगर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। मगर जब कन्वेंशन हुए, कन्वेंशन हमने साइन किए, उसके बाद इसे आगे बढ़ाया गया, है ना। जैसे कई बार आप देखेंगे नदियाँ जो हैं, कई नदियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत से देशों से होकर गुजरती हैं। उनका जो जल है, उनका जो वाटर है, तो वाटर ट्रीटीज होती हैं, इतना जल हम यूज़ करेंगे, इतना तुम यूज़ करना, है ना। यहाँ तक हमारी ये सारी चीज़ें, ये जो सारे एग्रीमेंट हैं, ये जो ट्रीटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ फ्रेम करती हैं। तो ये बात आप समझिएगा। एक बात समझिएगा ध्यान से, देखिए
एग्रीमेंट जो है, कोई एग्रीमेंट कब होता है? जब आप किसी स्टेट के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल लॉ में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने बताया यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब यूएनओ को बीच में डालकर आप एग्रीमेंट करते हैं तब उससे हम ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। और कन्वेंशन जो है ये एक जनरल एग्रीमेंट होता है सभी देशों के लिए। यूएन कहता है कि ऐसा ऐसा सभी देशों को करना है, मगर आपको सही लगता है तो आप साइन करिए और जो यूएन ने कहा है उसे फॉलो करिए। बेसिकली तीनों ही एक तरह से एग्रीमेंट हैं, पर तीनों में एग्रीमेंट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। जैसे ट्रीटीज़ हैं, ये यूएन के थ्रू साइन होती हैं। हम यूएन से कहते हैं कि उस स्टेट से ट्रीटी करवाइए। इंटरनेशनल लॉ में हम कंट्री को स्टेट बोलते हैं। तो यूएन काम करता है ट्रीटीज़ करवाने में। यूएन कहता है अदर स्टेट से कि तुम भी इस बात पे एग्री करो, और यूएन कहता है कि हम कुछ शर्तें लिख देते हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, है ना। और जो कन्वेंशन होते हैं, जैसे हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंटल लॉ में जो कन्वेंशन हुआ तो उन्होंने इन्वायरमेंटल लॉ के जनरल रूल्स लिख दिए, और जो उन जनरल रूल्स पे साइन करेगा वो अपने यहाँ उसको लॉ बना लेगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और एट लास्ट में मैं बताऊंगा कि सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो तीन चीज़ें आपने समझ ली, एग्रीमेंट क्या है, कन्वेंशन क्या है, ट्रीटीज़ क्या है। बेसिकली तीनों ही एग्रीमेंट हैं, बट तीनों का होने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है ना। इंटरनेशनल लॉ के बारे में मैंने पीछे एक चीज़ आपको बताई थी कि इंटरनेशनल लॉ इज द हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन। हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। यहाँ हम किसकी बात करते हैं? यहाँ हम स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ कोई स्टेट दूसरे को सुपरवाइज नहीं कर रहा है ना। सब एक ही लेवल पे हैं और आपस में कोऑपरेशन से रहते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि जो इंटरनेशनल लॉ में जो यूएन है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी दैट मीन्स हमने ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ी है कि लॉ क्या है। लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन होता है और बैक्ड बाय सैंक्शन होता है। तो इंटरनेशनल लॉ में खाली सैंक्शन वाला मसला थोड़ा वीक है। सैंक्शन है वहाँ पे, यूएन प्रतिबंध लगा सकता है, ट्रेड पे रोक लगा सकता है, लेकिन वो किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है। और नेशनल लॉ क्या है? नेशनल लॉ इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेशनल लॉ जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का। ये वर्टिकल चलता है। इस तरह से एरो आप भी बना के आ सकते हो, है ना। यहाँ एक बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है और सारे लॉस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं चलेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। यहाँ सरकारें बनाई जाती हैं सबऑर्डिनेशन में। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन टेरिटरी बनाई जाती हैं और फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितनी यूनियन टेरिटरी हैं और उनके नेम कमेंट में लिख के बताइए। तो मैंने क्या बताया, पहले बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर बनती हैं यूटीज़, फिर बनते हैं स्टेट। अगर मान लीजिए अगर किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है और प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत
चिंता मत करिए, ये इमरजेंसी क्या है इस पे आपका यूनिट 4 में टॉपिक है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप देखते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात को हाई कोर्ट को माननी है, हाई कोर्ट की बात को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माननी है। तो यहाँ जो सिस्टम चलता है वो पॉलिटिकली चलता है, और ये जो सिस्टम है ये नेशनल सुप्रीम अथॉरिटी के बेसिस पे चलता है। हर नेशन में किसी को अथॉरिटी होती है, वो जो है लॉ बनाती है, और उसी के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चलता है। क्योंकि यहाँ जो सैंक्शन है वो बहुत पावरफुल होता है, मतलब यहाँ जो पनिशमेंट है बहुत पावरफुल होता है। यहाँ अगर आप लॉ नहीं मानते हैं तो इसमें मनवा लिया जाता है। अगर आप लॉ नहीं मानते हैं तो आपको जेल जानी पड़ेगी, है ना। वैसे नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको एज अ सेमेस्टर के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पर इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले आपसे बता दूं कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि यहाँ पे जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पॉइंटर नोट्स के तौर पे हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से समझिए। जो आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक एक क्रिएशन है वो क्राइम से है। अब क्राइम क्या होता है? एनी ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देखिए, क्रिमिनल लॉ जो है वो बेस्ड है क्राइम पे, और क्राइम वो चीज़ है जिसे स्टेट ने क्राइम बताया है। जिसको स्टेट ने क्राइम बता दिया है वो क्राइम है। जैसे आप देखते हैं एक चीज़ है डिफेमेशन, यानी मानहानि। डिफेमेशन है तो ये क्राइम, बट ये बहुत समय तक सिविल रही थी, और आज भी मानहानि के बहुत से मामले सिविल में ही डील होते हैं, है ना। देखिए, जो छोटे मोटे मानहानि के केस होते हैं वो सिविल लॉ में डील हो जाते हैं, बट जो बड़े बड़े मानहानि केस हैं वो डील होते हैं क्रिमिनल लॉ से। तो ये एक बेसिक मैंने बताया आपको। आप डिस्कस करते हैं और डिटेल में। एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेसपास। नहीं सुना है तो सुन लो। अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी में घुसते हैं, यानी आप बिना परमिशन के किसी के प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रेसपास है। सिंपल मतलब होता है ट्रेसपास का कि जानबूझकर बिना अनुमति के किसी अन्य की संपत्ति या भूमि में प्रवेश करना। और ट्रेसपास सिविल में तो है ही, पर ट्रेसपास क्रिमिनल में भी होता है। वहाँ कहा गया है क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ दोनों ट्रेसपास में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप दोनों जगह प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं, पर आपका प्रॉपर्टी में घुसने का मकसद क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? एक आदमी गेट से कूदता है, दूसरा आदमी दीवार फांद के कूद गया, एक आदमी ताला तोड़ कर घुस गया, है ना। अगर वो प्रॉपर्टी में घुस गया है किसी फोर्स का यूज़ करके, किसी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, तो हम कहेंगे वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो बस इतना समझो, जो भी चीज़ें स्टेट के द्वारा क्राइम बताई गई हैं, है ना, जो भी चीज़ें स्टेट के द्वारा क्राइम बताई गई हैं वो क्राइम है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें सिविल हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिविल है, फैमिली लॉ सिविल है, मैक्सिमम प्राइवेट लॉस सिविल हैं, है ना। लेकिन जो पब्लिक लॉ हैं वो सिविल नहीं होते हैं। प्राइवेट लॉ क्रिमिनल हो सकते हैं, मगर कोई भी पब्लिक लॉ सिविल नहीं हो सकता है। प्राइवेट लॉ क्रिमिनल हो सकते हैं, मगर कोई भी पब्लिक लॉ सिविल नहीं हो सकता है। क्राइम ने अपने आप की एक परिभाषा लिख दी है कि जो क्राइम है
जो क्राइम है वो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालता है ना। क्राइम का इफ़ेक्ट सोसाइटी पे होता है और सिविल का जो इफ़ेक्ट है वो इंडिविजुअल पे होता है। एक बात समझिएगा, सिविल लॉ में जो अथॉरिटी है वो कोर्ट है ना। आपका कोई मैटर हुआ सिविल लॉ में तो आप सबसे पहले जाओगे कहाँ? कोर्ट के पास। इसका मतलब कि सिविल लॉ में जो अथॉरिटी है वो कोर्ट है। और जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की तो वहाँ पे अथॉरिटी पुलिस है। सिविल लॉ में प्राइमरी अथॉरिटी कोर्ट है और क्रिमिनल लॉ में प्राइमरी अथॉरिटी पुलिस होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिविल लॉ में हम बात करते हैं डैमेजेस की, क्रिमिनल लॉ में हम बात करते हैं पनिशमेंट की। देखिए, डैमेजेस प्री डिफाइंड भी हो सकता है और प्री डिफाइंड नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट जो है वो हमेशा प्री डिफाइंड होता है। अगर पहले से प्री डिफाइंड नहीं होगा तो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। जब निर्भया कांड हुआ था आप लोग जानते होंगे, उसमें जो मेन विक्टिम था वो माइनर था, 17 साल का था आई थिंक, है ना। पर उसको कोर्ट पनिशमेंट नहीं दे पाया क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट है वो प्री डिफाइंड ही होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को ही फांसी होगी, लेकिन फिर कोर्ट ने जुवेनाइल एक्ट में ही परिवर्तन कर दिया। इन्होंने 18 से कम करके 16 कर दिया था। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि सिविल लॉ में डैमेजेस हैं वो प्री डिफाइंड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट क्रिमिनल में जो पनिशमेंट है वो ऑलवेज प्री डिफाइंड ही होगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो सिविल लॉ वो मैटर्स होते हैं जहां सज़ा नहीं होती है। मैंने क्या बोला? सिविल लॉ वो मैटर्स होते हैं जहां सज़ा नहीं होती है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, लेकिन देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। सिविल केस में पनिशमेंट नहीं होती है, कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो क्राइम से डील करता है, तो यहाँ पनिशमेंट का ही केवल प्रोविज़न है। देयर इज ओनली प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट। तो बात समझिएगा, तो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट का ही केवल प्रोविज़न है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को जान से मार दिया तो पैसा देकर निपटा लो मामला, ऐसा या नहीं होगा। आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो देयर इज ओनली प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट। ओके, तो मैंने बेसिक आपको बता दिया क्या है सिविल लॉ एंड क्या है क्रिमिनल लॉ। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस आप बना के आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो जो स्क्रीन पे डिफरेंस दिख रहा है ये भी आप बना सकते हैं। तो मीनिंग आप अपने आप लिखना, जो मैंने बताया है वो मीनिंग आप सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। ये जो लिखा है इसे याद कर लो। आप ये बताओ सिविल लॉ का पर्पस क्या है? सीधी सी बात है, सिविल लॉ हम लाए क्यों थे? ताकि जो डिस्प्यूट हो रहे हैं दो लोगों के बीच में उसको हम सॉल्व कर सकें। अगर मान लो आपने मेरा कुछ नुकसान कर दिया तो मुझे कंपनसेशन मिल पाए, जो मुझे लॉस हुआ है उसका मुझे क्लेम मिल पाए, तो इसलिए सिविल लॉ आया था। तो ये सिविल लॉ का पर्पस भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ इसलिए आया क्योंकि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अगर कोई किसी का खून करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर मान लो कोई किसी खून कर रहा है तो उस पर क्रिमिनल लॉ अप्लाई करके उसे जेल में डाल सकते हैं। तो हो सकता है जो अगला बंदा है वो इसको देखकर डर जाए और वो क्राइम ना करे, है ना। तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस लॉ को लाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी में। सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ लाया गया। अच्छा ये बताओ सिविल केसेस में केसेस कौन फाइल करता है? तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टी फाइल करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो यहाँ पे गवर्नमेंट फाइल करती हैं केसेस। फॉर एग्जांपल जब भी हम
कोई सिविल केस लिखते हैं तो हम लिखते हैं ABC वर्सेस XYZ, मतलब दो इंडिविजुअल हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ABC वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तुम ऐसे लिखते हैं क्योंकि आपने जो काम किया है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट तो अपना नाम लाएगी ना। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट क्या है मैंने पीछे ही बताया, बहुत सीधी सी बात है। सिविल केस में आपको कोई जेल नहीं होती है, लेकिन आपको सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो यहाँ आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जेल हो सकती है। यहाँ पे जेल होने के साथ साथ आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द केस। अगर केस बहुत बड़े लेवल का है तो उस टाइम पे जेल होगी। छोटे मोटे केसेस में हो सकता है आपसे फ़ाइन लेके छोड़ दिया जाए, बट जनरली देखा जाए तो आपको जेल होगी, भले कम टाइम के लिए हो। और एक बात समझिएगा, जो आपको जेल होगी यानी इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसमें सिर्फ जेल में डाल देते हैं, और दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी जेल में डालते हैं बट साथ में काम करवाते हैं कि चलो बेटा पत्थर तोड़ो, तुम चलो बेटा तुम खाना बनाओ, चलो तुम सफाई करो। तो इस तरह को कहते हैं हम लोग रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसका एग्जाम्पल आप देखते होंगे टीवी में, है ना। तो लास्ट में आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे लिखा है लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट डिस्प्यूट, मतलब एक लैंडलॉर्ड है, मतलब एक मकान मालिक है, और उसका टीनेंट यानी किराएदार है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गई तो ये किस नेचर का है, ये सिविल नेचर का है, ये प्राइवेट पार्टी की डिस्प्यूट है, इससे सोसाइटी को मतलब नहीं है। और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस के एग्जाम्पल की तो यहाँ पे थेफ्ट आ जाएगा, असॉल्ट आ जाएगा, रॉबरी, ट्रैफिकिंग, मर्डर एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे क्राइम आ जाएंगे। तो ये सारे होते हैं क्रिमिनल केसेस के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी करता है तो इससे सोसाइटी को फ़र्क पड़ेगा, उसको डर रहेगा कि आज इसके यहाँ चोरी हुई है, कल को मेरे यहाँ भी हो सकती है। अगर आप सिंपल समझो तो सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, वेयर एज क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। आई थिंक इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिविल केस है, क्या क्रिमिनल केसेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।